हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। मैं सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो, हम यूथ पब्लिकेशन बुक की सीरीज़ को चला रहे हैं, जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रिकल के ओवरऑल इंडिया और जितने भी स्टेट लेवल में एग्ज़ाम होती है उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके फ्रेंड, तो इससे पहले जो है हम इससे पहले डीसी जनरेटर का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम 5 पार्ट थे। और अभी जो है हम डीसी मोटर को चला रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये डीसी मोटर का सेकेंड पार्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उनको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि हमारे से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समय ना गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक तो हम पिछले वीडियो में कर लिए थे, और आज 51 से लेकर 100 तक करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। बोला गया है द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर इन बोथ डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। अर्थात एक डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण दोनों दिशाओं में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हम जानते हैं इसके लिए हम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बोला गया तो इसके लिए हम क्या, जो वाट लियोनार्ड मेथड होता है उसको दोनों डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल के सबसे अच्छे मेथड जो होते हैं हमारे वाट लियोनार्ड मेथड होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, वाट लियोनार्ड मेथड। ओके, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में पहले दिया है, फर्स्ट में तो हमारा जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है उसके बारे में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल, आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि। ओके, इसमें बोला गया है इस विधि में क्या होता है, इस विधि में परिवर्ती अर्थात वेरिएबल रेजिस्टेंस आर को आर्मेचर परिपथ में लगाते हैं। इस स्थिति में क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए फ्लक्स फाई पर प्रतिरोध आर ई के परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और उस ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड का डायग्राम है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कंट्रोल मेथड के बारे में, ओके, फ्लक्स कंट्रोल में बोला गया है क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण मेथड के बारे में। इस विधि में परिवर्ती प्रतिरोधक आरसी को शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ा जाता है। आरसी को शंट फील्ड रेगुलेशन कहा जाता है। आरसी के जोड़ने से फील्ड धारा कम हो जाती है, अतः फ्लक्स फाई भी कम हो जाता है, और फ्लक्स फाई के कम होने से गति बढ़ जाती है। ओके, अतः मोटर सामान्य गति से उच्च गति पर चलने लगती है। ओके फ्रेंड्स, क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण विधि को हम मोटर को इसको यूज़ करके हम मोटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि मोटर की स्पीड जो होती है हमारे, वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड का डायग्राम है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दिया है एक ये क्षेत्र नियामक विधि। ओके, इसके बारे में 2 पॉइंट दिया है। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है क्षेत्र नियामक विधि का प्रयोग सीरीज मोटर के गति नियंत्रण में किया जाता है। ओके, तथा सेकंड में दिया हुआ है इस विधि द्वारा गति निर्धारित गति से अधिक गति प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में कम शक्ति हानि होती है, ये बात भी याद रखना है। और जो हमारे अब मेन जो मुख्य है, सो इम्पोर्टेंट मेथड जो कि है वाट लियोनार्ड मेथड। ओके, वाट लियोनार्ड मेथड, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट दिया है इस नियंत्रण द्वारा मोटर की दोनों दिशा में शून्य से पूर्ण गति तक अधिक अच्छी गति नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। ओके, और सेकेंड में बोला गया है इस प्रणाली द्वारा समान वेग वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना होगा। थर्ड में बोला गया है गति नियमन अर्थात स्पीड रेगुलेशन अच्छा प्राप्त होता है वाट लियोनार्ड मेथड से। फोर्थ में बोला गया है
समावेश दक्षता अर्थात ओवरऑल एफिशिएंसी कम होती है। और फिफ्थ बोला गया है 2 अतिरिक्त मशीन की आवश्यकता होती है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स। और सिक्स में बोला गया है इनका उपयोग कोयला खानों में, पेड़ियों, एलिवेटर, इस्पात मिल इत्यादि में होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर फील्ड आर्मेचर टर्न आर एडजस्ट इन स्टेप बाय वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न इंक्लूडिंग इन द सर्किट। ओके, अर्थात डीसी श्रेणी मोटर की नामांकित में से किन गति नियंत्रण विधियों में फील्ड एम्पेयर टर्न की संख्या को विविधता प्रदान करके समंजित किया जा सकता है। तो वो हम जानते हैं वो किस में होता है, हमारे टेपेड फील्ड कंट्रोल में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी में दिया हुआ है, टेपेड फील्ड कंट्रोल अर्थात ताड़ित क्षेत्र नियंत्रण। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है ऑप्शन बी, उपयुक्त दी गई चारों विधियों द्वारा सीरीज मोटर की स्पीड का कंट्रोल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसका डायग्राम दिया हुआ है। चलिए नीचे देख लेते हैं। ओके, नीचे दिया हुआ है, बोला गया है टेपेड फील्ड कंट्रोल मेथड, इस विधि में क्षेत्र में टेप किए जाते हैं। जब कोई भी वर्तन टेप नहीं होता है तब मोटर का पूर्ण श्रेणी क्षेत्र परिपथ में होता है, तब मोटर न्यूनतम गति में घूमती है। परंतु वर्तनों को टेप करने पर मोटर की गति अधिक हो जाती है क्योंकि फ्लक्स का मान कम हो जाता है। ओके, और जो फॉर्मूला स्पीड का ही होता है। ओके, स्पीड समानुपात है 1/5 का और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये आपको याद रखना। ओके, इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, बोला गया है डीसी मोटर में नो लोड लॉस के निर्धारण के लिए कौन सी परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हम जानते हैं नो लोड के लिए हम स्विनबर्न का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सब फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये 2015 में पूछा गया है यूपी RVUNL में, फिर झारखंड JEE इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है 2017 में, उसके बाद में कोल इंडिया लिमिटेड में पूछा गया है 2017 में, और भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो सारे क्वेश्चन हमारे जो है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, स्विनबर्न। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है ऑप्शन बी, डीसी मोटर की नो लोड हानिया के निर्धारण के लिए स्विनबर्न परीक्षण विधि उपयोग की जाती है। स्विनबर्न परीक्षण में मोटर नो लोड पर ऑपरेटेड की जाती है। यह कारण है कि इस परीक्षण द्वारा सीरीज मोटर की टेस्टिंग नहीं की जाती। यह परीक्षण दक्षता मापन की एक अप्रत्यक्ष विधि है। इस टेस्ट द्वारा ओनली मोटर की नो लोड हानियाँ ही ज्ञात की जाती है। आपको यह बात याद रखना होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है फॉर ए डीसी मोटर फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क व्हाट विल हैपन टू द आर्मेचर करंट इफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज। अर्थात नियत भार टार्क वाले एक डीसी मोटर के लिए आर्मेचर विद्युत धारा क्या होगी अगर आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ता है। तो वो क्या होती है, हमारी रिमेंस अनचेंज होती है, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है, रिमेंस अनचेंज, अपरिवर्तित रहता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए इसमें दिया हुआ है, ओके, ये फॉर्मूले हैं सारे इंपॉर्टेंट, ये आप देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में दिया हुआ है, देखिए बोला गया है इस प्रकार टी क्यू कांस्टेंट लोड टॉर्क से कम होगी
तो स्पीड घटेगी तथा बैक ईएमएफ भी घटेगा। इस प्रकार आर्मेचर धारा जो होती है हमारी, ओके, IA बराबर IA बराबर VT माइनस बैक ईएमएफ अपॉन RA, ओके, से बढ़ जाएगा और यह तब तक बढ़ेगा जब तक कि यह अपनी प्रारंभिक अवस्था IA1 को न प्राप्त कर ले। इस प्रकार प्रारंभिक बलाघूर्ण पुनः विकसित हो जाएगा। अतः इस प्रकार के स्पीड कंट्रोल में स्थिर बलाघूर्ण के लिए सप्लाई में से लिया गया आर्मेचर धारा स्थिर रहेगा और सप्लाई में मोटर को दिया गया पावर भी स्थिर रहेगा। ओके, चलिए और अधिक इसके बारे में देख लीजिए। जबकि P1 बराबर VT इंटू IA हो जाएगा। आर्मेचर परिपथ में RG हो या ना हो, ये बात भी आपको याद रखना है। ओके, और सेकंड बोला है लोड को दी गई शक्ति जो होती है हमारी P2 बराबर IA2 IA1 बराबर बड़े कोष्टक में VT माइनस IA1 फिर छोटे कोष्टक में RA प्लस RG इंटू RA1 या P2 बराबर कांस्टेंट लोड टॉर्क इंटू ओमेगा M2 होगा। ओके, इस प्रकार देखा जाए कि लोड को दिया गया शक्ति स्पीड के घटने पर बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 55, बोला गया है 80-20 वोल्ट DC शंट मोटर रन एट 500 RPM when the armature current is 50 ampere. Now the torque is doubled. What will be the speed if armature resistance is 0.2 ohm? अर्थात हिंदी में दिया गया है एक 220 वोल्ट DC शंट मोटर 500 RPM पर चल रही है। जब आर्मेचर धारा 50 एम्पियर है तब बलाघूर्ण दुगना हो जाए तो आर्मेचर की गति क्या होगा यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2 ओम हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट ही डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ क्योंकि मैं डेरिवेट करके देख लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे है ना स्पेस कम है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 476 RPM। ओके, वो किस प्रकार आया वो देख लेते हैं। ओके, देखिए हम जानते हैं कि ऑप्शन सी टी समानुपात होता है 5 इंटू करंट IA। सिंस वो कब होता है जब 5 इज कांस्टेंट, तो हमारा जो टॉर्क रहेगा वो टॉर्क समानुपाती हो जाएगा आर्मेचर करंट के। ओके, और TA1 समानुपाती होता है IA1 एंड TA2 समानुपाती होता है IA2 का, ये तो हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा चूँकि हम जानते हैं कि TA2 अपॉन TA1 इसकल TA2 अपॉन TA1 होता है, ये बात हम जानते हैं। ओके, तो इसमें जो हम जानते हैं पहले तो ये 2 बराबर IA2 अपॉन 50, तो IA2 बराबर 100 एम्पेयर। ओके फ्रेंड्स, करंट हमको दिया है 50 एम्पेयर। ओके, अब और अधिक देख लीजिए। चलिए, और दिया है इसमें, ठीक है। नाउ हम जानते हैं कि N2 अपॉन N1 इसकल बैक EMF2 अपॉन बैक EMF1। ओके, वो भी कब जब हमारा जो फ्लक्स है वह कांस्टेंट हो। ओके, तो EB1 बराबर 220 माइनस कोष्टक में 50 इंटू 0.2 इसकल 210 वोल्ट। ओके, और बैक EMF2 बराबर 220 माइनस कोष्टक में 100 इंटू 0.2 ओम बराबर 200 वोल्ट। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा N1, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। ओके, इसमें वैल्यू पुट क्या होगा N1 अपॉन 500
इसकल 200/210। तो हमारा जो N2 का वैल्यू आ जाएगा वो, तो N2 आ जाएगा 476 RPM। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है विच टाइप ऑफ फ्रेम इज प्रेफरेड फॉर मोटर इन मॉइस्चर सराउंडिंग, अर्थात आसपास नमी के लिए मोटर का फ्रेम किस प्रकार का उपयुक्त है। तो उसके लिए जो होता है हमारा टोटली क्लोज वाला उपयुक्त होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है, टोटली क्लोज्ड फैन कूलिंग। ओके, इसमें पूरी तरह से बंद पंखा कूलिंग का हम यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, दिया हुआ है ऑप्शन डी, बोला गया है इस प्रकार के मोटर में शीतल के लिए शाफ्ट के अचालन सिरे पर पंखा लगा दिया जाता है तथा उसे ढककर अर्थात कवर करके द्वारा ढक दिया जाता है। कवर के द्वारा ढक्कन या कवर के द्वारा ढक दिया जाता है। ओके, और शाफ्ट पर लगा यह पंखा घेरे के बाहर हवा फेंकता है जिससे तापशयी में सहायता मिलती है। इस प्रकार के मोटरें 50 अश्वशक्ति अर्थात 50 HP तक बनाई जाती है तथा यह आटा मिल, आटा चक्की, सीमेंट कार्यों में प्रयोग की जाती है। यह बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 57, बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ DC मोटर टू स्टार्ट विथ ए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो DOL स्टार्टर से पूछा गया। ओके, अर्थात डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए DC मोटर की अधिकतम शक्ति क्या होगी। तो उसके लिए क्या होती है हमारे 1 HP होती है, ये हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 1 HP। चलिए तो देख लीजिए, बोला गया है 1 HP तक की DC मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है। यह बात आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है विच टाइप ऑफ DC मोटर इज कॉम्फिनेट फॉर ए ब्रेक टेस्ट, अर्थात किस प्रकार के DC मोटर के लिए ब्रेक टेस्ट उपयुक्त है। तो ये होती है स्मॉल हॉर्स पावर में। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्मॉल हॉर्स पावर मोटर्स, तो लघु अश्वशक्ति मोटर। ओके, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में क्या दिया है, चलिए इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन ए ब्रेक टेस्ट एक डायरेक्ट मेथड है। इस विधि द्वारा छोटे मोटरों की जांच की जाती है क्योंकि बड़े मोटरों में ऊष्मा को सही करने में परेशानी होती है। छोटे मोटरों के लिए वाटर पुली के प्रयोग से ऊष्मा का सही किया जाता है। बड़े मोटरों में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण यह टेस्ट बड़े मोटरों की जांच के लिए नहीं किया जाती है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है विच एलिमेंट्स इज और आर यूज इन द स्टार्टर फॉर ए DC शंट मोटर, अर्थात DC शंट मोटर के स्टार्टर के लिए कौन सा अवयव प्रयोग होता है। तो ये हम जानते हैं रेजिस्टेंस का होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में दिया है ऑप्शन डी DC शंट मोटर के स्टार्टर के लिए स्टार्टिंग प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। इस प्रतिरोधों का मान भिन्न भिन्न रखा जाता है। प्रारंभ के समय प्रतिरोध का मान अधिकतम रखा जाता है। जैसे जैसे मोटर स्पीड अप होती है वैसे वैसे प्रतिरोधों को हटाते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोला गया है द मेथड ऑफ द स्पीड कंट्रोल ऑफ DC शंट मोटर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन व्हेन ए वेरी वाइड रेंज सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इज, अर्थात DC शंट मोटर की गति नियंत्रण की प्रक्रिया जहां
एक बहुत व्यापक रेंज संवेदनशील गति नियंत्रण की आवश्यकता हो के लिए उपयोग होता है। तो उसके लिए हम वार्ड लियोनार्ड मेथड का उपयोग करते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, दिया है ऑप्शन है, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण हेतु बहुत बड़ी परास की गति नियंत्रण हेतु वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में शून्य से लेकर विस्तृत सीमा तक की गति नियंत्रण की जाती है। यह बात आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द डीसी शंट मोटर इज रनिंग वेल विथ ए सर्टेन लोड, द इफेक्ट ऑफ एडिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन ए फील्ड सर्किट इज टू। अर्थात डीसी शंट मोटर एक निश्चित लोड के साथ चल रहा है, क्षेत्र परिपथ में बाहरी प्रतिरोध जोड़ने का प्रभाव है। तो उससे क्या होता है, हम जानते हैं कि उससे मोटर की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है, इंक्रीज द स्पीड, अर्थात मोटर की गति बढ़ाना। ओके, इसके बारे में और डिटेल देख लीजिए। चलिए, बोला गया है एक डीसी शंट मोटर एक निश्चित भार पर गति कर रहा है, अगर फील्ड में बाहरी प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि जो है हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड, जिसके कारण हमारी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, जो कि हम फॉर्मूले के अनुसार भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है 3 फेज पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज फॉर, अर्थात 3 बिंदु स्टार्टर प्रयोग होता है। तो ये होता है हमारा शंट और कंपाउंड मोटर में। ओके फ्रेंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है बोथ शंट एंड कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, 3 बिंदु स्टार्टर शंट तथा कंपाउंड मोटर हेतु प्रयोग किया जाता है, श्रेणी मोटर हेतु नहीं। श्रेणी मोटर हेतु 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना। ओके, शंट एंड कंपाउंड के लिए, शंट और कंपाउंड के लिए 3 बिंदु, तो श्रेणी मोटर के लिए 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ओके, 3 बिंदु स्टार्टर में आर्मेचर के श्रेणी में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और जैसे जैसे मोटर की गति बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रतिरोध को हम अलग कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो कि आपने कॉलेज लाइफ में इसका डायग्राम बनाए होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर बहुत ज़्यादा पूछता था उसमें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर इज गिवन बाय। तो डीसी मोटर में जो वोल्टेज होता है हमारा वो V बराबर होता है बैक EMF प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, लेकिन डीसी जनरेटर केस में क्या होता है, हमारा जनरेटिंग EMF बराबर वोल्टेज, ओके, वोल्टेज प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में दिया है, चलिए ओके, ऑप्शन नंबर ए, डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण V बराबर बैक EMF प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, तथा डीसी जनरेटर के वोल्टेज समीकरण में जो होता है हमारा EG जनरेटिंग EMF बराबर वोल्टेज प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। डीसी शंट मोटर की स्थिति में वोल्टेज का मान बैक EMF से ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखिए। और डीसी जनरेटर के केस में जो होता है हमारा जनरेटिंग EMF का मान जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है डीसी मोटर रिकमेंडेड फॉर लोकोमोटिव ड्राइव इज, अर्थात रेल इंजन के लिए कौन सी डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हम भली भांति जानते हैं कि डीसी हमारे लोकोमोटिव में जो है हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स,
क्योंकि डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग भी अच्छी होती है और उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर अर्थात डीसी श्रेणी मोटर। चलिए और आगे देख लीजिए, इसके बारे में दिया है ऑप्शन नंबर ए, डीसी श्रेणी मोटर को विद्युत रेल इंजन में प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण सबसे ज़्यादा होता है तथा इस मोटर को नो लोड पर कभी स्टार्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि नो लोड की स्थिति में डीसी श्रेणी मोटर का खतरनाक उच्च गति पर चलने लगती है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है ए डीसी शंट मोटर ऑफ 200 वोल्ट 10.5 एम्पियर 2000 आरपीएम has an armature resistance of a 0.5 ohm and field winding resistance of 400 ohm. It drives a load whose torque is constant at rated motor torque. What is the value of armature current if the source voltage drop to 175 वोल्ट? ओके, 175 वोल्ट अर्थात एक 200 वोल्ट 10.5 एम्पियर 2000 आरपीएम के डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम तथा फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध 400 ओम है। निर्धारित मोटर आघूर्ण पर एक भार खींचता है जिसका आघूर्ण नियत है। यदि सोर्स विभव ड्रॉप 175 वोल्ट हो तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, ये पूछा गया है, लेकिन आज क्या है, क्वेश्चन बड़ा होने के कारण जो है मैं आपको डिस्प्ले पे नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा डेरिवेट नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए उसी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11.4 ओम, जो कि हम अभी डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, परसेंट वोल्टेज में कमी के लिए जो होता है हमारा फॉर्मूला V1 माइनस V2 अपॉन V1 होता है इंटू 100। ओके, तो V1 का वैल्यू है 200 माइनस V2 का वैल्यू है 175 अपॉन V1 है 200, तो अपॉन में 200 इंटू 100। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5%। ओके, तो जो फील्ड करंट है हमारा IF बराबर 200 अपॉन 400, तो ये हमको 200 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.5 एम्पेयर आ जाएगा। ओके, अतः रेटेड आर्मेचर करंट बराबर IA1 बराबर 10.5 माइनस 0.5 बराबर 10 एम्पेयर हो जाएगा। ओके, अगर वोल्टेज 12.5% है जो कि हम निकाले इसमें, तो कम होगा तो फ्लक्स भी 12.5% कम होगा। तो फ्लक्स 2 बराबर 1 माइनस 125 माइनस जो हो जाएगा हमारा पॉइंट में 125 है तो 0.875 फ्लक्स। ओके, चूँकि हम जानते हैं कि T बराबर जो होता है हमारा, T बराबर होता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है कांस्टेंट वोल्टेज के कंडीशन में। ओके, तो उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में हमारा T1 अपॉन T2 बराबर 5 इंटू IA1 अपॉन 5 इंटू IA2 हो जाएगा। जहाँ पे दिया है T1 बराबर T2 है, तो अतः IA2 का मान जो हो जाएगा हमारा 5 इंटू IA1 अपॉन 5 इसकल क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 0.875 फ्लक्स। ओके, इनमें इनका वैल्यू पुट करने पर तो हमारा जो आ जाएगा IA2 का वैल्यू आ जाएगा 11.4 एम्पेयर, जो कि हम आपको उसमें बता दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। बोला गया है विच मोटर इज यूज्ड वेयर
हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, अर्थात जहां उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण और व्यापक गति सीमा नियंत्रण की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे जो है हम इसमें ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो है हमारा डीसी शंट मोटर हो जाएगा। ओके, दूसरे की तुलना तो हमारा डीसी शंट मोटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए, बोला गया है ऑप्शन बी, जहां उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण और व्यापक गति सीमा नियंत्रित की आवश्यकता होती है वहां डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्योंकि डीसी मोटर में जो है स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और स्पीड कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, और स्पीड कंट्रोल के लिए प्रायोरिटी जो है एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर को दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है फॉर ए डीसी सीरीज मोटर इफ ए TA बी द टॉर्क एंड IA the armature current, then which relation is valid for the condition before saturation। अर्थात किसी डीसी श्रृंखला मोटर में यदि TA टॉर्क तथा IA आर्मेचर धारा हो तो इसमें कौन सा संबंध संतृप्त अर्थात सैचुरेशन से पहले सही है। तो सैचुरेशन से पहले क्या होता है, हम जानते हैं सैचुरेशन से पहले जो होता है हमारा उसमें TA समानुपाती होता है हमारा IA स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर क्या है, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, TA समानुपाती होता है IA स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में अधिक देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, दिया है ऑप्शन बी, TA श्रृंखला डीसी श्रृंखला मोटर में यदि TA आर्मेचर तथा IA आर्मेचर धारा हो तो TA समानुपाती होता है IA स्क्वायर के। ओके, तो P बराबर हम जानते हैं T इंटू ओमेगा, तो हमारा हो जाता है 2π NT/60 इजकल बैक EMF इंटू आर्मेचर करंट। ओके, तो 2π NT/60 इजकल होता है 5ZPN इंटू 60A इंटू आर्मेचर करंट, ये होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्ट इनको पढ़ लेते हैं। ओके, तो क्या होता है, चूँकि किसी विशेष मशीन के लिए ZP तथा A स्थिर होते हैं तो TA समानुपाती होता है फ्लक्स और IA के। तो श्रेणी मोटर में फ्लक्स फाई आर्मेचर धारा IA के सीधे समानुपाती होता है श्रेणी मोटर में। ओके, तो संतृप्त से पूर्व क्योंकि क्षेत्र कुंडलन से पूरी आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है, श्रेणी मोटर में TA समानुपाती होता है IA स्क्वायर के। ओके, तो शंट मोटर में फ्लक्स में व्यावहारिक रूप से स्थिर होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अर्थात हमारा क्या होता है, जो फाइनली TA होता है वो समानुपाती होता है IA के। ओके, तो हमारा मेन जो होता है श्रेणी मोटर में TA समानुपाती होता है IA स्क्वायर के, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर AC मोटर, अर्थात इनमें से कौन सा एक मोटर के सापेक्ष डीसी मोटर में लाभकारी नहीं है। तो फर्स्ट दिया है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, वाइल्ड स्पीड रेंज, बेटर स्पीड कंट्रोल, तो ये सारे होते हैं, बस लो मूल्य बढ़, तो ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, लो कॉस्ट अर्थात निम्न मूल्य। ओके, इसके बारे में अधिक देख लीजिए। चलिए, ऑप्शन डी में दिया है AC मोटर के सापेक्ष डीसी मोटर उच्च मूल्य की होती है। ओके, डीसी मोटरों की शुरुआती लागत AC की तुलना में उच्च होती है तथा इनकी स्पीड का परास उच्च होता है तथा उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण व स्पीड कंट्रोल अच्छा होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट मोटर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द आर्मेचर करंट ऑफ ए डीसी मोटर इज गिवन बाय, अर्थात किसी डीसी मोटर में आर्मेचर धारा होती है। तो हम जानते हैं डीसी मोटर में जो आर्मेचर धारा होती है हमारे वो होते हैं आई ए आर्मेचर करंट बराबर टर्म सप्लाई वोल्टेज माइनस जो बैक ईएमएफ ए बी इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया है। ओके फ्रेंड्स, और जो मोटर में जो होता है हमारा सप्लाई वोल्टेज बैक ईएमएफ से अधिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और जनरेटर की कंडीशन में जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कम होता है हमारा जनरेटिंग ईएमएफ से। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी, डीसी मोटर में आर्मेचर धारा आए वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ ओपन आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, जहां वी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज ए बी जो है आर्मेचर में उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, और आर ए अर्थात आर्मेचर प्रतिरोध होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है ए डीसी मोटर कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड बाय, अर्थात एक डीसी मोटर की सरलता से पहचान कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको? कम्यूटेटर के द्वारा, क्योंकि डीसी मोटर में कम्यूटेटर लगा होता है, एसी मोटर में नहीं लगा होता है। ओके, इसके बारे में और अधिक देख लीजिए। चलिए, बोला गया है सी, एक डीसी मोटर को सरलता से कम्यूटेटर की सहायता से पहचाना जा सकता है। डीसी मोटर में आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर लगा होता है, इससे इसकी पहचान की जा सकती है। ये आपको याद रखना है, जबकि एसी मोटर में नहीं लगा होता है, और इसमें कम्यूटेटर जो होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए 150 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 90% when it operated at full load. Calculate the losses in the machines, अर्थात एक 150 किलोवाट का विद्युत मोटर जिसका दक्षता 90% है, जबकि वह फुल लोड पर प्रचालित होती है, मोटर में होने वाली हानियों की गणना कीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एफिशिएंसी बराबर होता है हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, इनपुट इंटू 100% में। तो हमको पूछा गया है लॉसेस। तो लॉसेस के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस फॉर्मूले में देख हमारा होता है एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, ओके, इंटू 100 होता है परसेंट के लिए। तो हमको दिया है एफिशिएंसी है 90% है। ओके, आउटपुट हमको दिया है 150 वाट, इनपुट निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे? इनपुट बराबर 150 अपॉन हमारे इधर से सीधा आगे 90 इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको एक से कटेगा, फिर इनको 150 को 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1500। ओके, 1500 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 166.66। ओके, ये हमारा इनपुट आ गया। तो अगर हम इनपुट दे रहे हैं 166.66 और आउटपुट मिल रहा है हमको 150 किलोवाट, तो 150 किलोवाट। ओके, तो इनपुट में से आउटपुट माइनस कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 16.66 किलोवाट बच जाएगा। तो 16.66 किलोवाट जो है हमारा, ये हमारा लॉसेस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 16.66 किलोवाट। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दिया हुआ है। चलिए, ओके, ये सब फाइंड आउट किया। उसके बाद में 166.66 आया, उसमें से 150 इनपुट आउटपुट माइनस कर दिया तो हमारा
16.66 किलोवाट आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है इफ द लोड करंट एंड फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर आर हेल्ड कांस्टेंट एंड voltage applied across its armature is increased by 10%, its speed will। अर्थात यदि एक डीसी मोटर का भार धार तथा फ्लक्स नियत रखते हैं तथा सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर के एक्रॉस 10% है, 10% बढ़ता है तो मोटर की गति होगी। तो देखिए इसमें बोला गया है सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर के एक्रॉस 10% बढ़ता है तो स्पीड तो क्या बढ़ाते हैं तो मोटर की स्पीड होगी। तो ऑब्वियसली इसके मोटर की स्पीड भी 10% बढ़ जाएगी क्योंकि इसके समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इंक्रीज 10%। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है, ओके, ये फॉर्मूला है। उसके अनुसार जब वी टी को 10% बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ भी बढ़ता है तथा जो होता है हमारी स्पीड का फॉर्मूला है। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लक्स स्थायी है तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो फिर स्पीड ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि जो बैक ईएमएफ होता है वो स्पीड के समानुपाती है। तो हमारा बैक ईएमएफ 10% बढ़ता है तो स्पीड भी 10% बढ़ जाएगी, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, बोला गया है ए शंट मोटर रोटेटिंग एट 1500 rotate per minute is fed by a 120 volt source. The line current is 51 ampere and the shunt field resistance is 120 ohms. If the armature resistance is 0.1 ohm, calculate the current in the armature. Okay, तो बोला गया है हिंदी में एक शंट मोटर जिसकी गति 1500 आरपीएम है, ओके, रोटेट पर मिनट, जो 120 वोल्टेज की सप्लाई से पोषित है तथा जिसकी लाइन धारा 51 एम्पेयर है और शंट फील्ड प्रतिरोध जो है 120 ओम है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम हो तो आर्मेचर धारा की गणना कीजिए बोला है। ओके, आर्मेचर धारा की गणना कीजिए बोला है। ओके, तो इसमें जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम पहले शंट करंट ISH बराबर क्या होता है, हमारा भी वोल्टेज कितना दिया है 120, तो हम यहाँ लिखेंगे 120 अपॉन रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है 120 ओम। ओके, 120 ओम, तो ये भी 120 है तो 120 में से 120 काटेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, अर्थात ISH शंट करंट बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और टोटल हमको दिया है वो लाइन धारा दिया है हमको, लाइन धारा 51 दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइन धारा जो होती है लाइन करंट, हमारा लाइन करंट IL बराबर होता है लाइन धारा जो होती है हमारी लाइन धारा IL बराबर आर्मेचर करंट के, तो हमको आर्मेचर करंट पर लाइन धारा, तो इसमें हो जाएगा हमारा टोटल करंट I बराबर लोड करंट माइनस ISH। तो ISH हमारा आया है 1, तो ये कितना है 51 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है 50 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, इसके बारे में दिया हुआ है जो फील्ड करंट के फॉर्मूला दिया है, उसके बाद में वोल्टेज और रेजिस्टेंस का वैल्यू इनको रख देंगे, दोनों को काट देंगे तो हमारा एक आ जाएगा ISH मतलब शंट करंट, और आर्मेचर धारा जो होती है टोटल धारा जो होती है हमारे आर्मेचर धारा वो हो जाएगी IL माइनस शंट धारा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो IL होता है हमारा IL धारा था लोड करंट जो होता है, लाइन धारा जो होती है वो हमारे आर्मेचर धारा के बराबर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा I टोटल करंट माइनस लाइन धारा माइनस 1 जो हमारा शंट करंट आया है तो हमारा आ जाएगा 50 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द DC सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ लोड बिकॉज, अर्थात दिष्ट धारा श्रेणी मोटर को भार के साथ ही प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्यों,
क्योंकि हम जानते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। ओके, अगर हम नो लोड के साथ स्टार्ट करेंगे तो वो है अधिक स्पीड पकड़ लेगी, इसीलिए जो क्या करते हैं हम उसको भार के साथ में चालू करते हैं। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया है। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। एट नो लोड इट विल रोटेट एट डेंजरसली हाई स्पीड, अर्थात अभार पर यह खतरनाक गति से घूमेगी। ओके, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है। इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, दिया है ऑप्शन सी, डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर चलाते हैं, यदि नो लोड पर चलाएंगे तो स्पीड खतरनाक तेजी से बढ़ेगी। ओके, और जो स्पीड होती है हमारे फ्लक्स फाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो फ्लक्स जो होता है हमारा आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। ओके, तो ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा स्पीड जो होता है, फ्लक्स समानुपाती आर्मेचर करंट के, तो ये जीरो हो जाएगा तो स्पीड जो होता है हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए डीसी सीरीज मोटर का स्पीड रेगुलेशन बहुत ख़राब होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्टिंग मेथड इज ए डायरेक्ट टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन, अर्थात दिए गए परीक्षण में कौन सा परीक्षण डीसी मशीन का प्रत्यक्ष परीक्षण में उपयोग होता है। तो ये हम जानते हैं कि उसके लिए हम ब्रेक टेस्ट का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ब्रेक टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। और नो लोड पे हम करते हैं स्विन बार्नर टेस्ट को। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखिएगा। और ब्रेक टेस्ट जो होता है लो और स्मॉल मशीन में क्या आता है, ये भी आप याद रखें, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, दिया हुआ है, डीसी मशीन के प्रत्यक्ष परीक्षण में ब्रेक परीक्षण उपयोगी होता है। यह परीक्षण दक्षता निकालने की प्रत्यक्ष विधि है। इस टेस्ट द्वारा सिर्फ छोटी मशीन का परीक्षण किया जाता है, और इस टेस्ट द्वारा सीरीज मोटर की टेस्टिंग की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।